हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। मैं आज आपके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट में एक टॉपिक आता है या एक चैप्टर बोल सकते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, ये इस चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखेंगे कि जो लाइट होता है वो लाइट जो का जो डुअल नेचर होता है, पहला एक रेडिएशन की तरह भी बिहेव करता है और मैटर की तरह भी बिहेव करता है। तो अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चूंकि फिजिक्स आने वाला है ना, तो सिलेबस में है। तो अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रिपरेशन कर रहे, एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या फिर आप अगर क्लास ट्वेल्थ के साइंस स्टूडेंट हो, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हो और साइंस आपका स्ट्रीम है, तो फिजिक्स में अगर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता, तो मैं आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आपको बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, इससे ट्वेल्थ के बोर्ड में तो सीबीएसई में डायरेक्ट सीबीएसई में ट्वेल्थ के बोर्ड में तो क्वेश्चन आते ही हैं। साथ ही साथ अगर आप जेई मेंस का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर भी क्या है कि आपको ये चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स में जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, तो उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कि जो लाइट होता है ना, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, तो जो एनर्जी का ही एक रूप है। ठीक है, तो लाइट जो होता है वो उसके डुअल नेचर होते हैं। डुअल नेचर कैसा? मतलब एज ए वो रेडिएशन भी काम करता है और एज अ पार्टिकल, या फिर उसको मैटर भी बोल सकते हैं। तो देखो, लाइट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, इंटरफेरेंस होता है ना। तो ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं लाइट को, उसके रेडिएशन नेचर को शो करते हैं। लेकिन वहीं पे क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं, वो लाइट का एज अ पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये चैप्टर जो लाइट जो है डुअल नेचर बिहेव करता है, जो रेडिएशन और मैटर, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है। देखो, ध्यान से समझना, ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही आसान चैप्टर। इसको जब ध्यान से समझोगे तो ये सारा इसके थ्योरी याद हो जाएगा। इसमें कोई भी डेरिवेशन पार्ट नहीं है। ठीक है, देखो, हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल है, मान लो ये सपोज एक ये मेटल है। मेटल कुछ भी हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि मेटल वो होते हैं, जनरली अगर इलेक्ट्रिकल के टर्म में बात करें तो मेटल वो होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देते हैं। तो हम लोग वही लिखा हुआ है कि हम लोग जानते हैं कि जो मेटल है उसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं? कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री हो मूव करने के लिए, यानी कि मोबिल चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? मोबिल चार्ज। मोबिल चार्ज किसको बोलते हैं? मोबिल मतलब क्या होता है? कि जो मूव कर सके। एनीथिंग विच कैन बी मूव इज कॉल्ड मोबिल। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो मेटल्स होते हैं उसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो जो मेटल्स है, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रखते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसको हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस, इस मेटल में अगर एक हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो उसी को क्या बोलते हैं? करंट। तो जो मेटल के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है, मेटल के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है, वो किस कारण से होता है? मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। लेकिन क्या होता है कि जब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो मेटल के सरफेस से कभी स्केप नहीं होते। स्केप होने का क्या मतलब? कि जैसे मान लो कि ये मेटल का एक पीस हमने लिया है, तो अगर हम ये कंडक्ट कराएंगे तो ये वापस इसी में आके इधर से अगर इधर ये इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो फिर आके वापस यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है
वो कभी भी मेटल के सरफेस से स्केप नहीं होता, इसके मतलब बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के सरफेस से बाहर निकलना चाहता है, तो जो उसके अंदर जो देखो, सबसे पहले इसको समझना तुम कि ये जो मेटल्स है उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स होंगे, और हर एक एटम्स में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ये जो प्रोटॉन, ये जो एटम्स है उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो जब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकलना चाहता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अटेम्प्ट करता है कि वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाए, तो पॉजिटिव चार्ज जो अंदर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बैक करता है मेटल में। तो देखो, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो सरफेस पे था वो बाहर निकलना चाहेगा, तो ये एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्टिव फोर्स लगा देगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगाने के कारण ये क्या हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस मेटल के अंदर, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे ही इस पे मैं एक ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकलना चाहेगा, तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है। ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के पास उतना एनर्जी नहीं रहता है कि वो पॉजिटिव चार्ज के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दे, ओवरकम कर दे। इसलिए जो रहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है तभी बाहर आ सकता है मेटल सरफेस से, जब उसके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी हो कि वो जो पॉजिटिव चार्ज के जो अट्रैक्टिव पुल है उसको क्या कर दे, ओवरकम कर दे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं, तो कोई भी मेटल है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टिविटी का लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर सरफेस से निकलना चाहेगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मेटल के सरफेस से निकलना चाहेगा, तो मेटल्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहूंगा, निकालना चाहूंगा, तो हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, जो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था उसको क्या कर ले, उसको ओवरकम कर दे, यानी उसको बैलेंस कर दे, तभी ये इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, तो ये था ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को निकालना हमें इस मेटल के सरफेस से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो एनर्जी देने का डिफरेंट मेथड्स है, तो उस मेथड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, क्या मैंने बताया कि एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, किसके लिए, कि रिक्वायर्ड होगा कि इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तभी वो क्या कर दे, मेटल सरफेस से बाहर निकल सकता। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलना चाह रहा था तो उसको पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था। तो उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो क्या बोला मैंने कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए, उसको वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एग्जाम में जो, अगर आप ट्वेल्थ का पेपर देखोगे, तो 12 के पेपर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली ये बन जाएगा कि वर्क फंक्शन को डिफाइन करें। क्या करें, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स, कि किसी भी मेटल्स का वर्क फंक्शन को डिफाइन करना हमें। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले देखो, क्या इसको समझना, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को जो कम से कम कितना एनर्जी चाहिए ताकि वो मेटल सरफेस से स्केप हो जाए। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए मेटल सरफेस से स्केप होने के लिए, वही क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन कहलाएगा उस मेटल का। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 5 नोट से, और इसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, वो भी एनर्जी का ही एक यूनिट है। एनर्जी का जैसे यूनिट हम लोग पढ़े हुए हैं कि जूल होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का एक यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क फंक्शन अगर डिफाइन करने का आएगा 1 मार्क्स का, तो आप आसानी से अगर आपने समझ लिया है कि इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, तो आप आसानी से वर्क फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो कि जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल सरफेस से स्केप होने के लिए, वही क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब देखो, वर्क फंक्शन को ही एक दूसरा नाम से कभी कभी पूछ देता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। किस नाम से पूछता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी नथिंग बट वर्क फंक्शन। तो अगर पूछेगा कि डिफाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल, तो वही लिखना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू स्केप फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको किससे हमने डिनोट कर दिया? फाई नोट से। ठीक है, अब इसको मेजर किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, वो क्या होता है? एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलरेट होगा, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ और 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो आप एग्जाम में एक चीज और याद रख लेना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता। एग्जाम में अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच जूल। ठीक है, तो मैंने इस स्लाइड में आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात यह कि वर्क फंक्शन को डिफाइन करें या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन करें, और दूसरी चीज कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी डिफाइन करने का बोल सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होता है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये कहाँ पे यूज करते हैं? एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स में। हम लोग जब एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा किस चीज का बात करेंगे? एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी रहेगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि देखो, हर एक मेटल के जो वर्क फंक्शन जो डिफाइन कर रहे हैं, वो मेटल का कर रहे हैं। तो हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। तो हम लोग वर्क फंक्शन जो रहता है वो किस पे डिपेंड करता है? मेटल पे डिपेंड करता है। देखो, ये चीज पूछ रहा है कि बता रहा है कि द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो जो मेटल होता है उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वर्क फंक्शन क्या होगा, और उसके सरफेस के नेचर पे। तो यहाँ मैंने क्या किया कि कुछ मेटल्स के हमने वर्क फंक्शन लिया, जैसे सीजियम है, पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, ठीक है, लेड, एल्युमिनियम, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, निकल, प्लैटिनम। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि देखो, सीजियम है, ये सीजियम का जो वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब नीचे अगर हम जा रहे हैं तो वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। सिमिलरली यहाँ देखो, वर्क फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि सीजियम जो है उसका सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सीजियम को में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन इमिट करना है, तो उसमें हमें कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देना पड़ेगा? 2.14। अगर हमें सोडियम से निकालना है तो 2.75। तो अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि इन सीजियम और सोडियम में किस में से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, तो क्या बोलेंगे? सीजियम में से। क्यों? क्योंकि सीजियम में 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे ही देंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन इसको 2.75 चाहिए। तो इसलिए अगर ये पूछा जाए एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे देगा कि ये मान लो सीजियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम 4 मेटल्स हैं। अब इनमें से आसानी से किस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, तो आपको क्या आंसर देना है? सीजियम, क्योंकि सीजियम का वर्क फंक्शन क्या है? कम है। उसी प्रकार प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होता है, 5.65। मतलब इसको इतना एनर्जी देंगे तब प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रिमूव करना है या स्केप करना है, तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी ज्यादा मुश्किल होगा। तो जो वर्क फंक्शन बता रहा है वो एक्चुअली में बता रहा है कि हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो सीजियम जो है उसमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, प्लेटिनम में क्या होगा?
ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब सीजियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है और प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन को एस्केप करना मुश्किल है। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना समझा कि इलेक्ट्रॉन इमिशन होता क्या है। ठीक है, फिर वर्क फंक्शन पढ़े, फिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन किया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ इमिशन। तो देखो, मेथड्स ऑफ इमिशन की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है। मेटल्स है, ये मान लो एक मेटल है ना। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इस मेटल से हमें इस फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो हमें बाहर निकालने के लिए हमें एक एनर्जी देना पड़ेगा। हमें एनर्जी देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तब ये बाहर निकलेगा। तो एनर्जी देने का अलग अलग मेथड है। पहला मेथड है थर्माइनिक इमिशन। थर्माइनिक इमिशन मतलब इसको तोड़ दो तो थर्माइनिक को मैं थर्मल बोल सकता हूँ। और थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। मतलब कि अगर हम लोग उसको हीट करेंगे तो सफिशिएंट थर्मल एनर्जी हम लोग दे सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन को मेटल से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मेटल को हीट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को स्केप करते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, थर्म आयनिक इमिशन। नाम में ही छिपा हुआ। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि थर्माइनिक इमिशन क्या होता। तो सिंपल शब्दों में ये लिखना है कि जब हम लोग मेटल सरफेस को हीट करते हैं तो जो हीट होता है वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। वो एनर्जी किसको चला जाता है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जब सफिशिएंट एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी ले लेता है तो मेटल सरफेस से स्केप हो जाता है। दूसरा है फील्ड इमिशन। देखो, फील्ड इमिशन कहने का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन कौन सी चीज से अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो फील्ड इमिशन कहने का मतलब कि जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब 10 के पावर 8 वोल्ट पर मीटर यानी 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर का अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे मेटल को, तब क्या हो जाता है कि मेटल जो रहता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। जैसे स्पार्क प्लग देखा होगा, स्पार्क प्लग में ये इसका यूज होता है फील्ड इमिशन का। ठीक है, तीसरा हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक, देखो फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब लाइट का यूज करके, अगर इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, लाइट का यूज करके जब इलेक्ट्रॉन को इमिट कराते हैं तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। देखो, लाइट, फोटो को बोलते हैं लाइट, और लाइट भी एक क्या है, एनर्जी का सोर्स है ना। तो एनर्जी का सोर्स है तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जाएगा तो इमिट होगा। वेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अब देखो यहाँ पे हर एक लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर सकता, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे ये फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है। एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का जो लाइट होता है उसको जब इल्यूमिनेट्स करेंगे मेटल सरफेस को तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है मेटल सरफेस से। ठीक है, तो ये जो फोटो जनरेट मतलब लाइट जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं ना, ये फोटो मतलब लाइट के कारण इमिट हुए, इसलिए हम लोग इसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं। तो देखो, अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे, तो ये पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन के कितने मेथड्स है, एक्सप्लेन करें तीनों मेथड को। तो थर्माइनिक इमिशन, फील्ड इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तीनों का डेफिनेशन और आपको समझाना पड़ेगा। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में क्या पूछेगा, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मतलब जब हम लोग लाइट को से अगर मेटल सरफेस को इल्यूमिनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। आगे देखते हैं, आगे हम लोग अब पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो इस चैप्टर का जो सबसे मेन पार्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता है कि जब लाइट जो है वो फॉल होता है मेटल सरफेस पे, मान लो कोई मेटल सरफेस, उस पे जब लाइट फॉल होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं जो मेटल्स के सरफेस पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, इस इंसिडेंट लाइट से। और वो जो लाइट के से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो एनर्जी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पॉजिटिव चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे ज़्यादा होता है
तब ये क्या करते हैं कि सफिशिएंट एनर्जी जब इंसिडेंट लाइट से गेन करने के बाद वो मेटल सरफेस से क्या हो जाते हैं, स्केप हो जाते हैं सराउंडिंग स्पेस में। तो उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब समझना इसका ध्यान से। मान लो एक मेटल सरफेस है, ये सीजियम हमने ले लिया, सीजियम मेटल सरफेस है, एक मेटल सरफेस ले लिया सीजियम का, ठीक है। अब इसमें क्या किया, एक सोर्स हमने लाइट का ले लिया, मान लो ये कोई लाइट का सोर्स है। यहाँ से क्या हुआ, लाइट इम्पार्ट हुआ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब ये जो लाइट है इसका क्या है, एक ये लाइट इंसिडेंट लाइट है। यहाँ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या किया, एनर्जी को लिया और मेटल्स के सरफेस के सराउंडिंग में क्या हो जाए, स्केप होगा। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक जो एक्सपेरिमेंटल जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, साइंटिस्ट के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, दो प्लेट लिया, एक सी प्लेट जिसको कलेक्टर प्लेट बोला और एक ए प्लेट जिसको एक्सेप्टर, ए मतलब क्या हुआ एक्सेप्टर और सी मतलब ये सी प्लेट है और ये क्या है, ए प्लेट। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो सोर्स है, ये किसका सोर्स है, लाइट का सोर्स है ना, ये लाइट का सोर्स है। यहाँ से लाइट निकला यानी लाइट इल्यूमिनेट्स हुआ, तो ये क्वार्ट्स विंडो लिया, क्वार्ट्स विंडो इसलिए लिया है ताकि ये जो लाइट है इसमें आ सके। तो यहाँ जो प्लेट था इस प्लेट को फोटो सेंसिटिव प्लेट बोला। फोटो सेंसिटिव प्लेट उस मटेरियल का बना होता है, उस मेटल का बना होता है जिसका थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी वर्क फंक्शन क्या हो, कम हो। तो एक फोटो सेंसिटिव प्लेट हमने लिया है, इसमें जब लाइट पड़ेगा तो ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस लाइट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी एब्जॉर्ब जो करेगा वो उसके थर्मल थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा, तो इसके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये सराउंडिंग में इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब क्या होगा कि ये प्लेट है और सी प्लेट है, ए प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से देंगे और सी को नेगेटिव। यहाँ से देखो ये जो हम लोग एक बैटरी लगाया, बैटरी में हमने यहाँ पे एक रियो स्टेट यूज किया। किसी को ये समझ नहीं आता कि ये एक्चुअली में होता क्या। तो देखो ये जो एरो रहता है ना, ये रियो स्टेट है यानी वेरिएबल रेसिस्टर होता। क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टर। इससे क्या करते हैं हम लोग, रेसिस्टर को रेसिस्टेंस का वेरी करते हैं और जिसके कारण ये वोल्टेज भी वेरी होता है। तो ये वोल्टेज वेरी करने के लिए हम लोग ये यूज किया। भी जो है वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज को मेजर करेगा, और माइक्रो एम्पियर एक यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ, क्या लगा हुआ, एमीटर, जो कि करंट को मेजर करेगा। अब यहाँ पे हमने कम्यूटेटर स्विच लगाया है जो कि इस पॉइंट्स को कभी इससे कनेक्ट करेगा, कभी इससे कनेक्ट करेगा। मतलब इसको अगर पॉजिटिव बनाना या नेगेटिव बनाना है किस पे डिपेंड करता है, कम्यूटेटर पे। और उसको एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में रख दिया ताकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर ना जा सके। तो जैसे ही हमने सनलाइट या कोई भी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब हम लोग इसमें फॉल कराएं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे सफिशिएंट एनर्जी गेन करने के बाद ये सराउंडिंग में स्केप हो गए। जब हम लोग ए प्लेट जो कि पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, तो इसको जब पॉजिटिव पोटेंशियल दिया विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा इधर, और अट्रैक्ट होगा तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किए, तो जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन्स के पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने को कारण क्या बोलते हैं, उसको करंट बोलते हैं। और ये करंट किस कारण से हुआ है, लाइट के इंसिडेंट होने के कारण, इसलिए इस करंट को क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो करंट। करंट फ्लो ड्यू टू लाइट यानी फोटोन, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटो करंट। तो जो ये फोटो करंट होता है वो किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला
बात होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये जो सोर्स आया है ना, ये कितना इंटेंस है या डिम है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका करंट कितना होगा, कि यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, इससे कितना फोटॉन्स पर यूनिट टाइम फ्लो होगा, पर सेकेंड होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसके इंटेंसिटी पे, यानी सोर्स के इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। मान लो इंटेंसिटी ज़्यादा हुई, इंटेंसिटी क्या हुई, ज़्यादा हुई, तो फोटो करंट की भी क्या होगा, फोटो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या होता है, ये जो लाइट है इसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, तो उस फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है कि उस फोटो करंट की वैल्यू। तीसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड सी। ये जो प्लेट ए है और ये प्लेट सी है ना, तो इनका पोटेंशियल क्या है, यहाँ से जो पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं इसके पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट है कि जो सी है हमारा फोटो सेंसिटिव प्लेट, उसके मटेरियल, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है। तो ये हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसका एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो उसका अपार्टस है, एक अरेंजमेंट है। ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, 3 मार्क्स की क्वेश्चन अगर आप बोर्ड दे रहे हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता कि एक्सप्लेन कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपको पूरा ये समझाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जो जेई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं या फिर नीट में जो क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, वो इस पे नहीं आएंगे। वो किस पे आएंगे कि फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इस बातों पे अभी हम लोग एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। तो देखो, ये फोटो करंट जो था वो क्यों प्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि जब लाइट जो है फोटो सेंसिटिव मेटल पे फॉल हुई थी, तो जो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि जो फोटो करंट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। समझ में आया। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड ही क्या होता है, करंट, यानी फोटो करंट होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर इमिटेड पर सेकेंड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इधर एक्स वाई एक्सिस पे मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले लिया हूं और एक्स एक्सिस पे मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट ले लिया हूं, तो इसका ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये जेई मेंस में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। है जेई मेंस का अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो तो डायरेक्ट ये पूछ देते हैं कि जो फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, तो एक ग्राफ ऐसा रहेगा, एक ग्राफ ऐसा रहेगा, एक ग्राफ ऐसा रहेगा, एक ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो देखो, आप अगर ये चीज पढ़े हुए हो कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है पर सेकेंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है। तो अगर आपको बेसिक समझना है, बेसिक अगर आपने समझ लिया किसी भी चैप्टर का, तो आप उस चैप्टर से किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे जरूरी बात इस क्या याद रखना है आपको, कि जो फोटो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, यानी कि उसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो इफेक्ट होगा पोटेंशियल का, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या डालेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होगा, ये हमें पढ़ना है। तो देखो, जब हम लोग क्या करेंगे, ये ए प्लेट और ये सी प्लेट है, ए प्लेट को पॉजिटिव और सी प्लेट को नेगेटिव करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सारा का सारा किधर जाएगा, अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव प्लेट से, है ना। तो अट्रैक्ट होगा, तो ये अगर मैं इसका मैं अगर पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो इसका जो
फोटो करंट है वो मतलब बहुत ही तेजी से ये अट्रैक्ट होंगे, यानी कि फोटो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही चीज लिखा है, इट इज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं अगर हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाएंगे। मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो फोटो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एक समय ऐसा आएगा कि अगर ये इसका वोल्टेज और बढ़ाया तो करंट और बढ़ा, लेकिन एक समय पे वोल्टेज कितना भी बढ़ा लो उसके बाद करंट बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस करंट को हम लोग बोलेंगे सेचुरेशन करंट। उस करंट को क्या बोलेंगे, सेचुरेशन करंट। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगा, सेचुरेशन करंट। फिर एक बार ध्यान से समझना, मैंने इस प्लेट को पॉजिटिव रखा है, इसको नेगेटिव रखा है, यहाँ से मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ रियोस्टेट की मदद से। तो जब वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा, और वोल्टेज बढ़ाया और करंट बढ़ा। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे ना तो ये करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी करंट अपने मैक्सिमम लिमिट को अटेंड कर चुका है। तो उस मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट। ठीक है, तो ये है इफेक्ट किसका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इफेक्ट है किसका, पोटेंशियल का। ठीक है, तो दो पैरामीटर पढ़ लिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेपर दे रहे हो तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें अगर पोटेंशियल को हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो आप ये वीडियो अगर देखे हो, आप इसको समझे हो, नोट्स बनाए हो, तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो देखो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो अगर इंसिडेंट रेडिएशन कराता है ना, तो अगर अब ये सपोज करो कि ये पोटेंशियल हमने बढ़ाते गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया। अब सपोज ऐसा हुआ कि अब मैंने क्या किया, इस ए पॉइंट को मैंने क्या किया है, नेगेटिव कर दिया, और सी को क्या कर दिया, पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो इमिट हुए थे वो तो अब ए पॉइंट पे नहीं आएंगे, क्योंकि ए भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वही इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट पे आएंगे जो कि हाईली एक्साइटेड होंगे, मोर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिनके पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, वही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे। तो यानी कि अगर मैं बोल सकता हूँ कि जब इसका पोटेंशियल जब मैं निगेटिव कर दूंगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो आएंगे लेकिन बहुत ही कम आएंगे, यानी कि फोटो करंट क्या हो जाएगा, फिर बताओ, फोटो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये प्लेट के पोटेंशियल को कम कर देंगे तो फोटो करंट बहुत कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ जाएंगे, तो अब कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, यानी कि फोटो करंट क्या हो जाएगा, फोटो करंट उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो। तो जिस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे बोल सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो फोटो करंट है ना वो जीरो हो जाता है, उस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज। देखो मान लो कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मतलब इंसिडेंट रेडिएशन था, उसका एक कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी ले लिया, तो जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा प्लेट ए पे, ताकि जो फोटो करंट है वो स्टॉप हो जाए, यानी कि जीरो हो जाए, उस कट ऑफ, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आता है एग्जाम में, डायरेक्ट आएगा कि व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल या व्हाट इज कट ऑफ पोटेंशियल। तो प्लेट ए में अप्लाई किया गया वह नेगेटिव वोल्टेज जिससे कि फोटो करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर बोल सकते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। तो देखो अगर मैं कोई गिवन फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहा हूं, कोई भी गिवन फ्रीक्वेंसी पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल को देखूंगा कि इंटेंसिटी से, तो देखूंगा कि देखो अब मैं डिफरेंट इंटेंसिटी पे लिया। तो देखो जब हम लोग ये कलेक्टर पॉइंट का, ये कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल था और ये फोटो करंट है ना,
ये फोटो करंट है। तो ये जो फोटो करंट है, ये फोटो करंट है, ये वाई एक्सिस पे फोटो करंट लिया। तो देखो जब हम लोग कलेक्टर पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं यानी पॉजिटिव में बढ़ा रहे हैं, तो पॉजिटिव में बढ़ाने से क्या हो रहा था, फोटो करंट बढ़ रहा था। तो देखो फोटो करंट बढ़ते गया, एक समय ऐसा आया कि वो सेचुरेट हो गया, है ना, सेचुरेट हो गया। तो इस मतलब अब यहाँ से अगर फोटो करंट बढ़ाएंगे भी तब भी ये करंट तो नहीं बढ़ रहा है, फोटो करंट नहीं बढ़ा, अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे भी तो ये इसका सेचुरेशन पॉइंट पहुंच गया। ठीक है, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी लिया हूँ। मान लो 3 इंटेंसिटी पे ग्राफ बनाया, I3, I2, I1, जिसमें I3 को मैंने क्या लिया, ग्रेटर देन I2, ग्रेटर देन I1। मतलब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो सेचुरेशन करंट तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से याद रखना, इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो सेचुरेशन करंट क्या होगा, सेचुरेशन करंट हो जाए, बढ़ जाएगा। देख सकते हैं इस ग्राफ से कि I3 का इंटेंसिटी ज्यादा है तो सेचुरेशन करंट भी क्या है, ज्यादा है। अब मैं वोल्टेज को नेगेटिव में अप्लाई करूंगा, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ करंट है लेकिन डिक्रीज हुआ, जैसा हम लोग डिस्कस किए थे। एक पर्टिकुलर वोल्टेज भी नोट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज, वहां पे आके फोटो करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। देखो कोई भी इंटेंसिटी आप लो, लेकिन कोई भी इंटेंसिटी लो लेकिन उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब आप इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ भी वैल्यू ले लो, ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है ना, इंसिडेंट रेडिएशन है, उसका कुछ भी इंटेंसिटी ले लो, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस ग्राफ को ध्यान से समझना कि अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो सेचुरेशन करंट बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना, इसके इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता, वो किस पे डिपेंड करता है वो अभी आगे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है, इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया कि आगे पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा इंसिडेंट लाइट का, ठीक है, जितना ज़्यादा इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी रहेगा, यानी अगर म्यू अगर फ्रीक्वेंसी बोले तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा रहेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा तो हमें उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि अगर मैं इसके फ्रीक्वेंसी को, इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाया, मतलब एक भी μ3 जो लिया वो μ2 से ज़्यादा लिया, फिर μ1 से ज़्यादा लिया। तो देखो अगर ये μ3 पे पोटेंशियल इतना आ रहा है और μ2 पे इतना और μ1 पे इतना, यानी कि बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो स्टॉपिंग वोल्टेज जो है या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी ज़्यादा आ रहा। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रहा, एक चीज क्या हो रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इंसिडेंट रेडिएशन का तो हमें उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, लेकिन इसका सेचुरेशन करंट क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, सेचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब आप लोगों में से किसी को ये डाउट आ रहा होगा कि जो सोर्स हमने लिया था, लाइट का जो सोर्स लिया था लाइट रेडिएशन का, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे वेरी करेंगे और उसकी इंटेंसिटी को कैसे वेरी करेंगे। तो मान लो यहाँ एक मेटल है ना, ये क्या है, मेटल है। अब यहाँ पे एक मैंने सोर्स ले लिया, अगर इस सोर्स का पोजीशन में यहाँ कर दूं तो सोर्स और मेटल के बीच के डिस्टेंस को चेंज करके हम लोग इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। और अगर इसका फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो इसके लाइट को हमें, इसका लाइट का फ्रीक्वेंसी हम लोग डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कलर का जो वेव लेंथ होता है वो अलग होगा और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो
हम लोग देख सकते हैं कि जो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कि जितना ज़्यादा इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ से भी देख सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे जीरो, यहाँ पे अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी रखना पड़ेगा। दो मेटल हमने लिया, एक मेटल ए लिया, एक मेटल बी लिया, ठीक है। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसमें इसका फ्रीक्वेंसी अगर इससे ज़्यादा है तो हमें इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी भी क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहता है ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, क्या हुआ कि देखो ध्यान समझना, ये मेरा मेटल्स है ना। इस मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, तो लाइट के पास जो एनर्जी रहेगी यानी फ्रीक्वेंसी है, उस पर एनर्जी डिपेंड कर रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी है यानी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसका एक वर्क फंक्शन रहेगा, इसका एक वर्क फंक्शन है थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मान लो इसके पास 20 जूल एनर्जी है और इसका वर्क एनर्जी 10 जूल है, वर्क फंक्शन 10 जूल। तो ये 20 जूल तो लिया, लेकिन 10 जूल तो इसका वर्क फंक्शन में चला गया, बचा कितना, 10 जूल। और ये 10 जूल ही क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहता है ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो लिनियरली वेरी करता है इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के, लेकिन ये इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होता है। अभी हम लोग देखे थे कि उसकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या किया था, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन था उसको रोकना था। तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। अब देखो, मान लो कोई फ्रीक्वेंसी म्यू जो है वो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है, तो अगर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वी नोट से अगर कम रहता है, मतलब वी नोट से कम है, तो कोई इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोटो मेटल्स से अगर इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से तो ज़्यादा ही होना चाहिए एनर्जी। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होगा, चाहे कितना भी उसका इंटेंसिटी क्यों ना हो। समझ में आया? तो अगर लाइट की इंटेंसिटी, मान लो एग्जाम में ऐसा पूछता है, घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसका या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है, 60 हर्ट्स। तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे क्या? तो बोलना है नहीं होंगे, क्योंकि जो इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कट ऑफ से कम होगा, तो इंटेंसिटी कितना भी हाई क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। ठीक है, तो जो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा था ना, उसी प्रकार क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हर एक मेटल का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे वर्क फंक्शन हर एक मेटल के लिए अलग अलग था, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हर एक मेटल के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अब मैं ओवरऑल बात करूंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया। ये पॉइंट जो है ना, ये जो सारा भी हम लोग पॉइंट पढ़े उसका क्या है, समरी है। उसका क्या है, एक समरी मैंने बनाया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका क्या ऑब्जर्वेशन है, हमने क्या सीखा उससे। तो पहला चीज सीखा कि कोई भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल कोई दिया हुआ है, मान लो कोई भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल दिया हुआ है ना, उसमें अगर इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये पहला जो अपन ग्राफ पढ़े थे कि फोटो करंट और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन आया था, ये वाई एक्सिस पे फोटो करंट लिया था हमने और इधर क्या लिया था, इंटेंसिटी। तो अगर इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी सोर्स की तो लाइट की, ये तो फोटो करंट क्या होगा, ज़्यादा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहला पॉइंट ये सीखने वाली है। दूसरा क्या है कि कोई भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल दिया हुआ है और उसका इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो जो सेचुरेशन करंट है, सेचुरेशन करंट याद आ रहा है, क्या पढ़ा था कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो रहता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको सेचुरेशन करंट बोलते हैं। वो जो
रहता वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल रहता है। पढ़ा था, याद है, ऐसा ग्राफ बना था। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ये 3 ग्राफ हमने देखा था, ये I3, I2, I1 है ना। ये इसको और अच्छे से समझा दूं यहाँ पे, तो ये 3 ग्राफ ऐसे बने थे। ये I3 के लिए था, ये I2 के लिए था, एक्चुअली में यहाँ ऐसा था, ये I2 और I1, यानी कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी था उतना ज़्यादा क्या था, सेचुरेशन करंट। ठीक है, लेकिन जो इसको एक बार फिर से मैं बताता हूँ, देखना, ध्यान समझना। देखो इसका जो ग्राफ हमने सीखा था, कैसा था इसका ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ था, मतलब ऐसा था ग्राफ। ठीक है, तो इसमें जो I3 था, ये I2 और ये I1, मतलब I3 जो है ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 था। तो ये जितना ज़्यादा इंटेंसिटी किए थे सेचुरेशन करंट उतना ज़्यादा था, लेकिन ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो सबके लिए क्या था, सेम था। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो रहता वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन सेचुरेशन करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल रहता। ठीक है, तीसरा पॉइंट पड़ा कि जो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होता है वो लिनियरली वेरी करता है इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पे। तो ये भी हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था, है ना। ये वाला ग्राफ पढ़ा था ना कि जो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखेंगे तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट रहेगा। बार बार ये जिक्र हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, वही एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमने सीखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस मतलब जो इतना हम लोग बात कर रहे हैं ना कि ये मेटल है, इस पे लाइट फॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो फिर मूव करेगा, ये इतने समय में नहीं होगा, सडन से होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, मतलब बिना किसी टाइम लैग के। मतलब लाइट फॉल हुआ और इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इसके बीच में समय कितना लगेगा, 10⁻⁹ सेकेंड। कैन यू इमेजिन दिस टाइम। 1 सेकेंड जो होता है वो मतलब 1 सेकेंड बोलते तक 1 सेकेंड निकल जाता, उसका 10⁻⁹ टाइम्स। मतलब बहुत ही छोटा समय में ही ये सारा प्रोसेस होता है, चाहे इंसिडेंट रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है वो कितना भी डिम क्यों ना हो, उसका प्रोसेस जो रहेगा इंस्टेंटेनियस ही रहेगा। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो आप एक नोट्स बना लेना, और एक एक पॉइंट को मैं PDF डाल दूंगा इस वीडियो में, आप नोट्स उसको बना के और इसको एक बार रिवाइज कर लेना, आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। और इससे क्वेश्चंस, चाहे आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेपर देने वाले हो, या फिर आप जेई मेंस का पेपर देने वाले हो, या नीट का पेपर देने वाले हो, या आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो, 12 बोर्ड देना आपको, CBSE ICSE बोर्ड या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो आइंस्टीन, जो एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया था। उन्होंने क्या दिया था, एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो रेडिएशन एनर्जी होता है ना, ये जो रेडिएशन एनर्जी यानी लाइट एनर्जी, ये एक डिस्क्रीट यूनिट होता है। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, छोटा छोटा बंडल होता है, उस बंडल को क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी। उस बंडल को क्या बोलते हैं, क्वांटा, यानी कि एनर्जी का क्वांटा है एनर्जी रेडिएशन का। तो देखो हर एक क्वांटा यानी हर एक पैकेट को क्या बोलते हैं, हर एक पैकेट यानी हर एक क्वांटम का जो एनर्जी होता है उसको बोला था वो एच म्यू होता। एच और म्यू, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है ना। तो जो उन्होंने क्या बोला आइंस्टीन ने कि जो एनर्जी, जो रेडिएशन एनर्जी होता है वो किससे मिलके बना होता है, एक डिस्क्रीट यूनिट से मिलके बनता है। मतलब छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उस पैकेट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटा। और हर एक क्वांटा की एनर्जी क्या होती है, एच म्यू। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है लाइट का। लाइट का फ्रीक्वेंसी म्यू है और प्लांक कांस्टेंट एच है।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स था वो क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था क्वांटम ऑफ एनर्जी एच म्यू। जो इंसिडेंट रेडिएशन से आया उसके पास एनर्जी एच म्यू था, वो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ये क्वांटम ऑफ एनर्जी जो है ये ज्यादा रहेगा किससे, मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर स्केप, मतलब मिनिमम एनर्जी ऑफ नीड जो होता है स्केप करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। मतलब वर्क, अगर ये क्वांटम ऑफ एनर्जी जो है उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। मतलब मान लो कि जो इंसिडेंट लाइट है, मान लो जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन का जो एनर्जी है वो एच म्यू है, ठीक है। एच म्यू एनर्जी ने हमने मेटल में फॉल कराया, तो अब हमें उसको क्या चाहिए, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी चाहिए प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं बोलूं कि मान लो इंसिडेंट रेडिएशन जो है 60 जूल है, अब वर्क फंक्शन 50 जूल है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कितने जूल एनर्जी के साथ निकलेगा बाहर, तो 10 जूल एनर्जी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे उसके पास कितना एनर्जी रहेगा, 10 जूल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ mv²। तो उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से उन्होंने एक इक्वेशन दिया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम एनर्जी रहेगा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद निकलेंगे, वो कितना रहेगा कि इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी का। अब देखो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसको रोकने के लिए हमें कौन सा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक इलेक्ट्रॉन को कितना करना पड़ेगा, ई इंटू वी नोट, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है तो ई इंटू वी नोट, के मैक्स की जगह रख दिया। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें कितना पोटेंशियल चाहिए था, वी नोट, तो उसकी एनर्जी कितना चाहिए, ई इंटू वी नोट इज इक्वल टू एच म्यू, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सारा चीज तभी होगा जब फिर इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो थ्रेशोल्ड से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये इक्वेशन जो था ना भैया मेरे, ये इक्वेशन था आइंस्टीन इक्वेशन। ये इक्वेशन आइंस्टीन इक्वेशन था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जहां तक याद है एक बार तो जेई मेंस में, पता है जेई मेंस में क्या पूछ दिया था कि डुअल नेचर ऑफ मैटर में आइंस्टीन इक्वेशन इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। समझ में आ रहा है, मतलब अगर आप इस स्लाइड को मत देखा है ना तो एक जेई मेंस का एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया आपने। देखो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे खास बात यही है, लोगों को ये इसलिए टफ लगता है क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी है, लोग पढ़ना नहीं चाहते, बोरिंग होता। लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग तो यही है मेरे भाई। तो इसको मत भूल जाना, चाहे आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि आइंस्टीन इक्वेशन जो एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन है उसमें आइंस्टीन इक्वेशन इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा तो आसानी से आंसर दे दोगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो लाइट जो होता है ना वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। किसके तरह, पार्टिकल। और उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन। तो देखो क्या हुआ कि आइंस्टीन ने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे पहुंचे। आइंस्टीन क्या हो गए, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे पहुंचे। उन्होंने बोला कि जो लाइट का जो क्वांटम है उसको हम लोग मोमेंटम से भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो लाइट का जो क्वांटम जो यानी जो पैकेट है उसके पास एक मोमेंटम है, उस मोमेंटम की वैल्यू क्या है, एच म्यू अपॉन सी। एच क्या है मेरे दोस्त, एच है प्लांक कांस्टेंट, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि जब डिफिनिट वैल्यू ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम है, इसके पास क्या है, जो पैकेट था उसके पास एक एनर्जी था एच म्यू, यानी डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और एक मोमेंटम भी है एच म्यू अपॉन सी। तो इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल, अगर ये इसके पास एनर्जी भी है मोमेंटम भी है तो वो क्या है, लाइट एक बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ना, यही लाइट को बोला था कि तुम क्या हो, पार्टिकल हो।
और इसको प्रूव करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? ये आइंस्टीन, आगे डी ब्रोगली। तो ये लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि जो लाइट है ना वो पार्टिकल है, लेकिन जो पोलराइजेशन हम लोगों ने पढ़ा है, इंटरफेरेंस पढ़ा है ना, और डिफ्रैक्शन पढ़ा है, ये तीनों साइन बताते हैं कि लाइट जो है तो वेव है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक में बोल दिया कि लाइट के पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, तो पार्टिकल है। तो उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। मतलब लाइट अगर एक पार्टिकल होता तो उसको क्या नाम देते हैं? फोटोन। लाइट अगर एक वेव होता तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ये जो है एक पार्टिकल से मिल के बना है, जिसको फोटोन्स बोलते हैं। और हर एक फोटोन के पास कितना एनर्जी है? एच म्यू। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और उसके पास मोमेंटम कितना है? एच म्यू अपॉन सी, है ना। तो देखो, जितना भी फोटोन्स होता है लाइट का, उसके पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। और एनर्जी क्या होता है? एच म्यू या एच सी अपॉन लेमडा। और मोमेंटम कितना होता है? एच म्यू अपॉन सी या एच अपॉन लेमडा। लेकिन जो वाट चाहे उसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो, लेकिन इनका एनर्जी और मोमेंटम ही होता। अगर हम लोग इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, है ना, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फोटोन एनर्जी में बोल सकता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट होता, मतलब फोटोन, अगर हम लोग इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें, मतलब बाई इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर किसी वेवलेंथ को फिक्स रख दें, तो देयर इज ओनली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग अ एरिया। मतलब ईच फोटोन्स, हर एक फोटोन का तो एनर्जी अभी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो फोटोन होते हैं ना मेरे दोस्त, ये जो फोटोन होते हैं, ये किस पे? इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये फोटोन की जो एनर्जी है, ये फोटोन की जो एनर्जी है वो इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि फोटोन का एनर्जी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, एच म्यू होता। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो फोटोन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब ना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होंगे, ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि जो फोटोन्स होते हैं, जो फोटोन होते हैं पार्टिकल, इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन। मान लो फोटोन है, यानी फोटोन मतलब लाइट, लाइट का पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर का जो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, वो पार्टिकल्स जब कोलाइड होते हैं तो जो टोटल एनर्जी रहता है और मोमेंटम, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। यानी कंजर्वेशन मोमेंटम को फॉलो करते हैं। लेकिन जो फोटोन्स है वो कंजर्व नहीं रहते हैं, या तो एब्जॉर्ब हो सकते हैं और नया, या फिर वो नया फोटोन्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये था आइंस्टीन का इक्वेशन। तो जो मैंने अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट बात बताया था, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात, क्या बताया था कि एग्जाम में क्या पूछता है? डायरेक्ट पूछता है आइंस्टीन इक्वेशन। ये जेई मेंस में आ चुका है, जेई मेंस में आ चुका है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल्स, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? ई इंटू वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तीन में से कोई भी इक्वेशन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो आइंस्टीन इक्वेशन है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट एक दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट करने का मतलब उसकी एक ही, मोनो मतलब एक सिंगल कलर्ड लाइट है। सिंगल कलर लाइट है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी एक ही होगी। कलर लाइट रहता तो उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी हो सकते थे। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को, मतलब जब इसको प्रिज्म से पास करेंगे तो एक सिंगल लाइट मिलेगा हमें। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। इज प्रोड्यूस बाय लेजर। इसको लेजर से प्रोड्यूस किया गया। लेजर एक लाइट का सोर्स है। द पावर इमिटेड इज 2 × 10⁻³ वाट। कितना पावर इमिट कर रहा है? 2 × 10⁻³ वाट। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन लाइट बीम। मतलब लाइट बीम के पास कितनी एनर्जी रहेगी
फोटोन की। तो मान लो कि एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेता हूँ। तो एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, h इंटू म्यू। एक फोटोन के पास एक इतनी एनर्जी है, तो बताओ कि n नंबर ऑफ फोटोन पे कितनी एनर्जी होगी, n इंटू एच इंटू म्यू, है ना। तो n इंटू एच इंटू म्यू इसकी वो हो गई। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम। तो एक फोटोन का एनर्जी अगर h म्यू है, तो h का वैल्यू कितना है, 6 इंटू 10⁻14। म्यू की वैल्यू रख दिया और h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करो। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, प्लांक कांस्टेंट अगर मैं देखूंगा, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू रख दिया 6.6 इंटू 10⁻34। तो यहाँ से मैं अगर निकालूं तो 6 इंटू 6.6 यानी कि 39 कितना आ गया, 39.6 इंटू 10⁻20, है ना, जूल। तो इतना जूल एनर्जी हमें। तो पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन ए लाइट बीम। तो लाइट बीम के पास कितनी एनर्जी रहेगी, 39.6 इंटू 10⁻20 जूल। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना फोटोन इमिट होगा ऑन एन एवरेज आर इमिटेड बाय सोर्स। तो मान लो कि एक समय में n फोटोन्स इमिट हो रहा है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, n इंटू एच इंटू म्यू। ठीक है, अब ये एक सेकेंड में हो रहा है, तो इसमें एक सेकेंड में कितना एनर्जी है, 2 इंटू 10⁻³ तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स निकालूं, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10⁻14। तो इसको मैं सोल्व कर लूंगा। इसको सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6.6 डिवाइडेड बाई 6, है ना। इसको फिर ऊपर ले जाऊंगा पावर, तो ये आएगा 0.05 इंटू 10⁻17। इतना फोटोन्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो वर्क फंक्शन है सीजियम का, सीजियम एक मेटल है, उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है, यानी फाई नोट दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोल रहा है कि फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम। तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा। तो देखो वर्क फंक्शन जो थ्रेशोल्ड, मान लो कि इंसिडेंट लाइट है, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नोट है, तो उसके पास एनर्जी कितना होगा, h इंटू म्यू नोट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी होता है जो कि इसके वर्क फंक्शन को क्या कर दे, बैलेंस कर दे, यानी कि 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को क्या कर दे, मीट कर दे। तो यहाँ से अगर मैं म्यू नोट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करूंगा तो 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू कितना रखूंगा, 6.6 इंटू 10⁻34। यहाँ से म्यू नोट हर्ट्ज में आ जाएगा। अब सोल्व कर लेना इसको, तो पहला का आंसर आ गया। बोला कि द वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज अबाउट टू बी 0 बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.6 वोल्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये क्या पूछ रहा, कि वेव लेंथ पूछ रहा। जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेव लेंथ क्या होगा अगर फोटो करंट जो है उसको ब्राउट टू बी 0 बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ आइंस्टीन का फॉर्मूला लगेगा। आइंस्टीन का फॉर्मूला क्या बोला था, E इंटू वी नोट बराबर एच म्यू माइनस फाई नोट, है ना। तो E इसको अगर मैं करूंगा सोल्व तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, म्यू नोट का वैल्यू कितना, वी नोट का वैल्यू कितना रखूंगा 0.6 इज इक्वल टू, इसको एच म्यू को हम लोग एस सी अपॉन लेमडा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैं एच का वैल्यू रख दूंगा 6.6 इंटू 10⁻34, है ना, 6.6 इंटू 10⁻34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा हमें निकालना है माइनस म्यू नोट, फाई नोट, फाई नोट क्या है, वर्क फंक्शन, ये दिया हुआ 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल में कन्वर्ट कर लिया। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ हमसे हम क्या निकाल सकते हैं, लेमडा निकाल सकते हैं। ये मैं क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ, मैं यहाँ कैलकुलेशन के लिए नहीं लाया हूँ, मैं आपको ये समझाने के लिए लाया हूँ कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एग्जाम में, मेनली इस तरह क्वेश्चन आपको IIT JEE में देखने को मिलेंगे, या फिर नीट का पेपर अगर आप दोगे तो उसमें मिल सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर यूज नहीं हो रहा है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं वेव नेचर ऑफ मैटर। तो वेव नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो जो डी ब्रोगली ने एक वेवलेंथ को प्रपोज किया था, जो कि पार्टिकल मान एक वेव लेंथ है, जिस डी ब्रोगली ने एक प्रपोज किया कि एक वेव लेंथ लेमडा है जो कि पार्टिकल्स से एसोसिएट हुआ है, जिसका मोमेंटम p है। तो जो लेमडा होगा वो क्या है, h अपॉन p, यानी p क्या है, मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ देख सकते हो कि लेमडा जो है वेव को रिप्रेजेंट करता है और मोमेंटम जो है पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो लाइट है, लाइट जो है ना, वो एक वेव के तरह भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल के भी तरह बिहेव कर रहा है। और जो h है, प्लांक कांस्टेंट, इन दोनों को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। जहाँ m जो है मास ऑफ पार्टिकल और v उसका स्पीड है। तो ये जो इक्वेशन है डी ब्रोगली रिलेशन, इसको डी ब्रोगली रिलेशन बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेमडा बराबर h अपॉन p यानी h अपॉन एम वी। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि डी ब्रोगली रिलेशन इनमें से कौन सा। तो डी ब्रोगली एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा वार छिड़ा हुआ था कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है कि पार्टिकल नेचर का। मतलब पूरा साइंस कम्युनिटी जो है दो भागों में बट गया था। एक भाग जो था वो बोलता था कि ये क्या है, लाइट जो है एक वेव है, और एक पार्ट बोलता था लाइट जो है एक पार्टिकल है। तो ये जो डी ब्रोगली जो थे ना, ये एक मीडिएटर का काम किए। इन्होंने बोला, सुन मेरे भाई, ये जो लाइट है ना, ये पार्टिकल भी है और वेव भी है, और तुम लोग दोनों आपस में झगड़ा मत करो। तो इन्होंने एक झगड़ा को बंद करने के लिए एक रिलेशन दे दिया, डी ब्रोगली रिलेशन, यानी लेमडा बराबर h अपॉन p, जो कि बताता है कि जो लाइट है वो डुअल नेचर का। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि लाइट जो है डुअल नेचर का है, ये सबसे बेस्ट कौन रिप्रेजेंट करता है, तो डी ब्रोगली ने। ठीक है, नाम इनका बहुत ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में लड़ाई का समाधान निकालने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया, तो उसका एक एप्लीकेशन है फोटो सेल। ठीक है, तो फोटो सेल एक टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो ये क्या है, एक डिवाइस है जिसमें क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग चेंज करते हैं लाइट की मदद से। इसे हम लोग कभी कभी इलेक्ट्रिक टाई भी बोलते हैं। देखो, फोटो सेल जो रहता है एक सेमी सिलेंड्रिकल फोटो सेंसिटिव मेटल्स प्लेट रहता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, लाइट को फॉल करते हैं। एक वायर लूप ए रहता है कलेक्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करता है कि एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में उसको रखा। इसको हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देंगे, बैटरी यहाँ पे एक एमीटर लगा। जब हम लोग सुटेबल वेवलेंथ की बात क्यों बोल रहे हैं भैया, क्योंकि सुटेबल वेवलेंथ वह वेवलेंथ जिसका वह फ्रीक्वेंसी जिसपे क्या हो, इस मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना उससे ज़्यादा, इसलिए सुटेबल की बात कर रहा।
फॉल होता है इमीटर प्लेट सी पे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो रहता है इस ए के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, जिससे एक फोटो करंट बनता है। और फोटो करंट जो रहता है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज में रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर लगा दिया। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका जो एक एप्लीकेशन है क्या चीज, फोटो सेल। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा है। तो अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, है ना, या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, या फिर आप ग्रेजुएट्स हो जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का तैयारी कर रहे हो, या आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो, है ना, ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो, जेई मेंस के स्टूडेंट हो, आईटी जेई के प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए और दूसरे चैप्टर्स भी लाऊंगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक्स करना, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ बोलना है कि कैसा लगा आपको, कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्तों।